स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे बिना स्किप करे देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न में कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में की गई थी कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों, अगर प्रश्न बने कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में ही की गई थी। 1973 में ही की जाती है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवंती नंदन बहुगुणा कब कर दिया गया? तो दोस्तों, हेमवंती नंदन बहुगुणा नाम कर दिया गया था गढ़वाल विश्वविद्यालय का बदलकर। कब किया गया था? 1989 में, 1989 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1989 में नाम बदलकर गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे HNB कहते हैं शॉर्ट में। एक और प्रश्न दोस्तों आयोग द्वारा पूछा जाता है कि हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि HNB को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 15 जनवरी 2009। ठीक है दोस्तों, 15 जनवरी 2009 को दिया गया था HNB को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है आयोग द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, 15 जनवरी 2009 को HNB को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रचना है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ और इसके रचनाकार है भक्त दर्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की, इनकी दो रचनाएं आती है दोस्तों जो आयोग द्वारा अक्सर पूछी जाती है। वो रचनाएं कौन कौन सी है? एक है दोस्तों टिहरी का इतिहास, ये आपको याद रखना है। टिहरी का इतिहास किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, याद रखिएगा, टिहरी का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। और एक और रचना इनकी पूछी जाती है दोस्तों, जो है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास और टिहरी का इतिहास दोनों किसने लिखे हैं? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। याद रखिएगा, उत्तराखंड का इतिहास और टिहरी का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। बात करें अगर राहुल सांकृत्यायन की, तो दोस्तों इनकी भी दो रचनाएं आयोग द्वारा पूछी गई है। एक रचना है दोस्तों हिमालय परिचय। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, हिमालय परिचय किसकी रचना है? राहुल सांकृत्याय की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी रचना कौन सी पूछी जाती है दोस्तों? तो दूसरी रचना है सतमी के बच्चे। ठीक है दोस्तों, सतमी के बच्चे, ये रचना भी दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की है, याद रखिएगा। कौन कौन सी दो रचनाएं मैंने आपको बताई? हिमालय परिचय और सतमी के बच्चे किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। तो बात करें अगर भजन सिंह की, तो आयोग द्वारा इनसे भी प्रश्न बन चुका है। इनकी एक रचना है दोस्तों, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय रचना किसकी है? ये रचना है दोस्तों भजन सिंह सिंह की, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और अगर प्रश्न बने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को हुआ था दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन, जब हमारा उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बने अगर कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है, तो याद रखना है दोस्तों आपको 20वां नंबर का उच्च न्यायालय है नैनीताल उच्च न्यायालय। दोस्तों, एक प्रश्न नैनीताल उच्च न्यायालय से UKPSC में पूछा गया है आयोग द्वारा कि नैनीताल उच्च न्यायालय की नींव कब रखी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसकी नींव रखी जाती है दोस्तों 27 अप्रैल को सन 1897 में। यह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 27 अप्रैल 1897 में नैनीताल उच्च न्यायालय की नींव रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये कब बन के तैयार हुआ था? 1900 में। ठीक है दोस्तों, 1900 में नैनीताल उच्च न्यायालय बनकर तैयार हो गया था। उस समय ये राजभवन हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि नैनीताल में राजभवन की नींव कब रखी गई थी, तो सेम ही होगा दोस्तों, 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी। कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1900 में बनकर तैयार हुआ था। राजभवन भी बोल सकता है और उच्च न्यायालय भी बोल सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक है डॉक्टर आर एस तोलिया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी और भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो आयोग द्वारा पूछी जाती है बता देता हूँ कौन कौन सी है। दोस्तों, एक पुस्तक है पटवारी, घराट और चाय। ठीक है दोस्तों, पटवारी, घराट और चाय पुस्तक किसकी है? डॉक्टर आर एस तोलिया की है। एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है जोहार का इतिहास। ठीक है दोस्तों, जोहार का इतिहास ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? डॉक्टर आर एस तोलिया की है, याद रखिएगा। पटवारी, घराट और चाय, जोहार का इतिहास और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये पुस्तकें किसकी है? डॉक्टर आर एस तोलिया द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले परीक्षा में बन चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट बताऊँ देहरादून में कहाँ है? तो दोस्तों, देहरादून में बल्लूपुर चौक है, उसके पास में वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपको देहरादून याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, संगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच में होती है, ये आपको याद रखना है। कब हुई थी दोस्तों? ये संधि हुई थी दोस्तों 1816 में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि संगोली की संधि में हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्तों, संगोली की संधि में हस्ताक्षर 1815 में होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1815 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, और संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी। 1815 में हस्ताक्षर होते हैं और 1816 में दोस्तों पुष्टि कर दी जाती है संगोली संधि की। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस व्यक्ति को ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, राज्य से केवल एक व्यक्ति है जिन्हें ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। वो कौन है दोस्तों? वो है उत्तम दास, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, चांदपुरगढ़ साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित किया गया था चमोली में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो चांदपुरगढ़ है दोस्तों, ये 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। ठीक है दोस्तों, टोटल 52 गढ़ है, जिसमें से एक गढ़ क्या है? चांदपुरगढ़ है, ये आपको याद रखना है। और जो पवार वंश के संस्थापक थे कनकपाल, ठीक है दोस्तों, पवार वंश के संस्थापक कनकपाल ने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है दोस्तों, भानुमति की पुत्री थी दोस्तों, उनके साथ उनकी शादी होती है और वो चमोली में चांदपुरगढ़ पर शासन करते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट आंदोलन है। जो कोटा खर्रा आंदोलन था दोस्तों, ये हुआ था भूमिहीनों के हित में, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस कोटा खर्रा आंदोलन में हुआ क्या था कि जो लोगों की निजी ज़मीन हुआ करती थी दोस्तों, उस ज़मीन को दोस्तों हड़पा जा रहा था वन की ज़मीन बताकर। ठीक है दोस्तों, जंगलात की ज़मीन बताकर उस ज़मीन को हड़पा जा रहा था, इसलिए कोटा खर्रा आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत दोस्तों जो भूमि थी उसको बांटा गया भूमिहीन किसानों में, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों, आपको एक तो ये याद रखना है कि जो गढ़वाली समाचार पत्र था ये साप्ताहिक था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1905 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले परीक्षा में बन चुका है। बात करते हैं ये समाचार पत्र निकाला किसने था? तो दोस्तों, इसका संपादन किया था दोस्तों गढ़वाल यूनियन ने। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल यूनियन द्वारा निकाला गया था गढ़वाली समाचार पत्र। कब निकाला गया था? 1905 में। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि जो गढ़वाल यूनियन थी जिसने समाचार पत्र निकाला गढ़वाली, इसका स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों,
गढ़वाली यूनियन का गठन हुआ था दोस्तों, याद रखना है आपको 1901 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले बन चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड के चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना है आपको, उत्तराखंड के चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना की जाती है सन 1866 में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में बन चुका है ऑलरेडी, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में शिवालिक श्रेणी मैनाक पर्वत नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण एक विभाग है और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की दोस्तों, तो ये सबसे प्राचीन विभाग है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1767 पे हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इकलौता ऐसा जिला है उत्तराखंड का जिसकी सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है, तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऑलरेडी बन चुका है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो एक आपको ये याद रखना है दोस्तों कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में होती है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है किस उद्देश्य से हुई थी, तो दोस्तों जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, उस समय टिहरी पे बहुत कुशासन चल रहा था दोस्तों। रवाई कांड हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को, आपको याद होगा, कई लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी कुशासनों से मुक्त कराना था टिहरी को, इसलिए प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रश्न बनता है प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, श्रीदेव सुमन द्वारा यह स्थापना की जाती है टिहरी प्रजामंडल की। और कब की जाती है ये आपको याद रखना है, 1939 में, 1939 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर प्रश्न बने कि स्कंद पुराण में हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो दोस्तों हरिद्वार से हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसको स्कंद पुराण में कहा गया है केदारखंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, अशांतिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों अशांतिदेव राजवंश की शुरुआती राजधानी जो थी वो थी जोशीमठ में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है गांधी आश्रम जो है वो चनौदा में है, और चनौदा में कहाँ पर है? तो ये सोमेश्वर के पास में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में है दोस्तों ये, वहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1937 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बन चुका है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण आश्रम। ठीक है दोस्तों, नारायण आश्रम पास में ही है वहाँ पर कैलाश मानसरोवर के, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, खांडव वन उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जो खांडव वन है ये हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, खांडव वन हरिद्वार में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, कुब्जामर्क निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो दोस्तों कुब्जामर्क प्राचीन नाम है और ये प्राचीन नाम है ऋषिकेश का, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो रघुनाथ मंदिर है ये आता है देवप्रयाग में, लेकिन जो एरिया है वो टिहरी जिले में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, रघुनाथ मंदिर टिहरी जिले में है। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है
कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या कहाँ पर की थी। तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर में ही करी थी उन्होंने ये तपस्या। ठीक है दोस्तों, रघुनाथ मंदिर में अपने अंतिम समय में राम ने तपस्या करी थी। और क्यों करी थी दोस्तों, उस समय दोस्तों राम जी ने रावण का वध किया था। ठीक है दोस्तों, और रावण एक ब्राह्मण था। ठीक है दोस्तों, रावण एक ब्राह्मण था जिसकी वजह से उन्हें तपस्या करनी पड़ी पश्चाताप के लिए। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंती वर्मा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने आदेश दिए थे कि कुंती वर्मा को पकड़ना है जिंदा या मुर्दा। कब? 1932 में। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आयोग द्वारा पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है। तो दोस्तों थड़िया नृत्य गढ़वाल में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और कब किया जाता है, तो दोस्तों जब महिला प्रथम बार मायके आती है उस समय ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है। तो दोस्तों भाटा सांटा एक मनोरंजनात्मक गीत है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, पद्मश्री बसंती बिष्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बसंती बिष्ट को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया था, तो संगीत के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। पूछा गया है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागर गायिका। ठीक है दोस्तों, ये एक जागर गायिका है। प्रश्न नंबर 30, उत्तराखंड की किस जनजाति में युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल की प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों जो चौपाल की प्रथा प्रचलित थी ये थी भोटिया जनजाति में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है छोपती, छोलिया, तांदी या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी नृत्य उत्तराखंड में किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, छोपती, छोलिया, तांदी ये सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस पर्व को थारू शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है ये दीपावली त्यौहार को मनाती है शोक पर्व के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड राज्य में नहीं पाई जाती। भोटिया, बॉक्सा, जौनसारी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भोटिया जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बॉक्सा भी पाई जाती है और जौनसारी भी पाई जाती है। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता। ठीक है दोस्तों, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हैप्पी क्लब की स्थापना किस किसने की थी, हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और पूछा गया इसकी स्थापना कब की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1903 में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो हुक्का क्लब था इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 3 साल बाद की गई थी हैप्पी क्लब की। हैप्पी क्लब की गई थी 1903 में और हुक्का क्लब की 1906 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले एग्जाम में बन चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से वीर केसरी रचना के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो वीर केसरी रचना है ये है पंडित शिवराम शर्मा की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, कूली बेगार आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो कूली बेगार आंदोलन था ये बागेश्वर से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो किसाऊ बांध है ये देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में अगर प्रश्न बने किसाऊ बांध कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों ये टॉन्स नदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, टॉन्स नदी पर किसाऊ बांध है और देहरादून जनपद में है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था।
तो आपको याद रखना है चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1974 में हुआ था। किस गांव में हुआ था, रैणी गांव में हुआ था। पूछा गया है महिलाओं का नेतृत्व किस महिला ने किया था, तो दोस्तों गौरा देवी ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए गौरा देवी को दोस्तों चिपको वुमन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है चिपको वुमन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गौरा देवी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था लता गांव में, जो कि टिहरी में है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहले परीक्षा में प्रश्न बन चुके हैं जो मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ये दोस्तों स्थित है हरिद्वार में, रानीपुर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, रानीपुर हरिद्वार में स्थित है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस ताल को उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो रहस्यमय ताल है ये कहा जाता है दोस्तों रूपकुंड को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है कंकाली ताल। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न बने कंकाली ताल नाम से किस ताल को जाना जाता है, तो रूपकुंड को ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कंकाली ताल और रहस्यमय ताल रूपकुंड को कहा जाता है। और दोस्तों क्यों कहा जाता है इसे कंकाली ताल, क्योंकि यहाँ पर लगभग दोस्तों 800 कंकाल पाए गए हैं इस ताल में। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है रूपकुंड से कि रूपकुंड से कंकाल निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों रूपकुंड से कंकाल निकालने का श्रेय दिया जाता है HK माधवन को। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, HK माधवन को दिया जाता है रूपकुंड से कंकाल निकालने का श्रेय। तो दोस्तों HK माधवन ने ये कंकाल कब निकाले थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1942 में निकाले थे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों नैनीताल की, तो ये नैनीताल में ही है। नौकुचिया ताल भी नैनीताल में ही है, सात ताल भी नैनीताल में ही है। ठीक है दोस्तों, और रूपकुंड कहाँ पर है दोस्तों, तो रूपकुंड चमोली में है, ये आपको याद रखना है, लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।